वेलकम गाइस। तो आज की मूवी का नाम है एक्सहुमा और इसकी शुरुआत में हमें पता लगता है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा बीमार है। इसकी बीमारी का इलाज पता लगाने में डॉक्टर्स भी फेल हो गए हैं। अब इसका इलाज करने के लिए कोरिया से शेमन्स बुलाए जाते हैं, यानी कि वो लोग जो कि इस दुनिया में रहते हुए सोल से बातें कर सकते हैं, कि वो आत्माओं को देख सकते थे और उनसे लड़ भी सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं शेमन हारिम को, जो कि अपने एक साथी के साथ बच्चे का इलाज करने के लिए वहां पर आई थी। हारिम बच्चे को चेक करती है और एक रिचुअल करती है, जिसके बाद उसे ये पता लगता है कि इस बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके दादा या फिर परदादा से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हारिम पार्क के घर पर पहुंच जाती है। उसे पता लगता है कि पार्क की फैमिली कई साल पहले अमेरिका आ गई थी, जहां उसके दादा पैरालाइज हैं और उसके परदादा 100 साल पहले मर चुके थे, जिनकी कब्र कोरिया में ही है। इसके बाद पार्क बताता है कि हमारी फैमिली में पैदा होने वाले हर बड़े बच्चे के साथ सेम इशू होता है और ऐसा ही मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था। वो एक दिन पागल खाने में ही रो रो कर मर गया था और ऐसा ही सेम मेरे बेटे के साथ हो रहा है। काफी दिन से उसकी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही। हारिम पार्क को सिंपैथी देती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। साथ ही वो ये भी बताती है कि मुझे इस काम में कुछ और लोगों की मदद की जरूरत है, जिसके लिए मुझे कोरिया भी जाना पड़ सकता है। चेन शिफ्ट होते हैं कोरिया में किम पर, जो कि एक एक्सोर्सिस्ट था और उसका काम था कि मरने वालों की बॉडी को निकालकर ऐसी जगह पर दफन किया जाए जहां पर उनकी सोल्स को सुकून मिले। के बाद हम देखते हैं कि हारिम किम से मिलने के लिए आई है। उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन पार्क के बारे में बताती है। वो बताती है कि उनकी फैमिली में पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार रहता है और उनकी ये सारी दिक्कत कोरिया से जुड़ी हुई है। पार्क के दादाजी को कोरिया में दफनाया गया है। ये बातें सुनकर किम उसके मदद करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे पार्क भी किम से मिलने के लिए आया है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर का एक्सहुमा करवाना है। एक्सहुमा मतलब किसी की कब्र को खोदकर उसकी डेड बॉडी को वहां से निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, यानी कि दूसरी कब्र में दफनाना। क्योंकि पार्क हर हालत में अपने बेटे को ठीक करना चाहता था। अब वो किम को लेकर अपने दादाजी की कब्र के पास जाता है, जो कि पहाड़ों पर बनी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारी फोक्स घूम रही थी। और किम कहता है कि ये बहुत बुरा साइन है और ना ही उनके कब्र के ऊपर कोई नेम प्लेट लगी हुई थी। इसके बाद पार्क बताता है कि मेरे दादाजी आर्मी में जनरल थे और ये कब्र उन्हें आर्मी की तरफ से ही अलॉट हुई थी। सब बातें सुनकर किम के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर इसी जगह को क्यों चूज किया गया, जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और फिर वो खोजबीन में लग जाता है। उसे सेंस होती है कि यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज और इवल आत्माएं घूम रही हैं। सारी बातों को वो हारिम के साथ भी डिस्कस करता है। बाद रात को ये तीनों बैठे हुए थे, जहाँ पर किम बताता है कि थोड़े दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और कहता है कि लेकिन मेरा बेटा तो मरने वाला है। ये सुनकर वो दोनों भी इमोशनल हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी अपना एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कल वो कब्र को डिग करेंगे। नेक्स्ट डे एक्सह्यूमा शुरू होता है, जहाँ पर पार्क की आंट भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो उसके दादा की बेटी थी। उनकी परमिशन और सिग्नेचर के बगैर हम कब्र को नहीं खोद सकते थे। इसके बाद हारिम को देखते हैं, जो कि रिचुअल का सारा सामान लेकर के आई थी, जिसमें 5 पिग भी शामिल थे। उन 5 लोगों के लिए कुर्बानी, जो कि इस कब्र को खोदने वाले थे। यहाँ की सारी इविल आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए हारिम भी एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देती है। जैसे ही किम ग्रैंडपा की हड्डियों को निकालता है, वैसे ही हारिम उन 5 पिगों की बॉडी पर कट लगा देती है। ग्रैंडपा की हड्डियों को निकालने के बाद कब्र में जो लास्ट मजदूर बचता है, वो वहाँ पर इंसानी सर वाला सांप देखता है और उसने उसे मार भी डाला था। यहाँ ही इसके बारे में उसने किसी को बताया था। इसके बाद वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है और किम, जो कि ग्रैंडपा की हड्डियों को जलाने वाला था, उसका ये प्लान भी रुक जाता है। इन किम इस काम को जल्द से जल्द करना चाहता था, क्योंकि वो जान चुका था कि ग्रैंडपा की सोल उसकी हड्डियों से जुड़ी हुई है और उसे जलाकर ही उसकी सोल को शांति मिल सकती है। अब तब तक मौसम खराब था, जब तक किम पास वाले गांव में जाकर ग्रैंडपा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो किसी को ग्रैंडपा की कब्र के बारे में कुछ पता ही नहीं, और जिसे पता था वो ये कह रहे थे कि उनकी कब्र के अंदर बहुत सारा खजाना भरा हुआ है। और इसके लालच में जब एक आदमी को पता लगा कि ग्रैंडपा की कब्र को खोद दिया गया है, खजाने के
लालच में उसने ग्रैंडपा के कॉफिन को खोल दिया। इससे होता ये है कि ग्रैंडपा की जो सोल थी, जो कि बहुत गुस्से में थी, वो अब आजाद हो चुकी थी और इसके बारे में हारिम को पता लग जाता है। इसके बाद वो ग्रैंडपा की सोल को कंट्रोल करने के लिए रिचुअल करना शुरू कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ग्रैंडपा की सोल अब अपने घर यानी कि अमेरिका पहुंच चुकी थी, जहां जाकर वो अपने बेटे को, जो कि पैरालाइज था, और अपनी बहू को मार देती है और इसके बाद पार्क को डराना भी शुरू कर देती है। लेकिन तभी पार्क के पास किम की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे दादा की जो सोल थी वो फ्री हो चुकी है और बहुत गुस्से में है, जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया है और अब तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए संभल कर रहना। लेकिन तभी पार्क के दरवाजे पर नॉक होता है। सोचने पर पता लगता है कि दरवाजे पर तो किम खड़ा है और फोन पर भी किम। इससे पार्क बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फोन वाला किम उसे कहता है कि तुम दरवाजा बिल्कुल ना खोलना, हो सकता है वहाँ पर ग्रैंडपा की सोल हो, लेकिन तुम खिड़की खोल सकते हो। और खिड़की खोलते ही ग्रैंडपा की सोल किम के घर में पहुंच चुकी थी। इससे हमें ये पता लगता है कि जो फोन पर किम बोल रहा था वो असली किम नहीं था, बल्कि असली किम तो दरवाजे पर खड़ा था, कि वहाँ पार्क को बचाने के लिए आया था। इसके बाद वो होटल वालों से दूसरी चाबी लेकर पार्क का रूम खोलता है, जिसके बाद वो देखता है कि पार्क को ग्रैंडपा की सोल ने पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया है। पोसेस हुए पार्क के जरिए अब ग्रैंडपा किम को बताते हैं कि वो अपनी ही फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं। दरअसल जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध हुआ था, उस टाइम पे ग्रैंडपा ने धोखे से बहुत सारा पैसा कमा लिया था और उस पैसे से वो इतने अमीर हो गए कि अमेरिका जाकर रहने लगे। लेकिन जिस ग्रैंडपा की वजह से वो लोग इतना अमीर हुए, उनका स्टेटस इतना चेंज हुआ, लोगों ने कभी ग्रैंडपा की कब्र को मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी अमेरिका से उनसे मिलने के लिए वापस आए। यही कारण था कि वो इतने ज्यादा गुस्सा थे अपनी फैमिली से। इसके बाद वो पार्क को मार देते हैं, लेकिन मरते मरते पार्क किम से कह के जाता है कि किसी बड़े जानवर ने यानी कि शेर ने लोमड़ी की हड्डियां निकाल ली है। इस बात का मतलब किम को बिल्कुल समझ में नहीं आया और इसके बाद ग्रैंडपा की सोल अपनी बेटी यानी कि पार्क की आंट और पार्क के बेटे को मारने के लिए निकल चुकी थी। इसका एक ही सोल्यूशन था कि ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दिया जाए, लेकिन इसके लिए पार्क की आंट की परमिशन की जरूरत थी। इसलिए किम फौरन से पार्क की आंट को कॉल करता है और उसके घर जाता है उससे परमिशन लेने के लिए। वो उसे बताता है कि ग्रैंडपा की सोल आजाद हो चुकी है, जो कि पार्क के बेटे को मारने के लिए जा रही है, इसलिए वो जल्दी से उसे परमिशन दे देती है। उसके बाद फौरन ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दिया जाता है और इस तरीके से इन सबको आजादी मिल जाती है। लेकिन कहानी ग्रैंडपा के सोल के साथ ही खत्म नहीं होती, अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। ग्रैंडपा की सोल के जाने के बाद किम एक आदमी से मिलता है जिसने की ग्रैंडपा की कब्र को खोदा था। वो बताता है कि मुझे सपने में इंसानी सर वाले सांप डराते रहते हैं। किम पूछता है कब से हुआ है, तो वो बताता है जब से मैंने ग्रैंडपा की कब्र को खोदा था और उसके अंदर एक इंसानी सर वाले सांप को मार डाला था। इसके बाद किम ग्रैंडपा की कब्र के पास जाते हैं ताकि वो इस मिस्ट्री को सुलझा सके और वहाँ ग्रैंडपा को वो सांप मिल भी जाता है जिसका सर किसी फीमेल भूत जैसा था, जिसे बहुत ज्यादा शैतानी माना जाता है। इसके बाद जब ग्रैंडपा और ज्यादा खोदते हैं तो उन्हें नीचे एक खड़ा कॉफिन मिलता है। इसे देखते ही ग्रैंडपा हारिम और उसके साथी को वहाँ बुला लेते हैं। ये सभी मिलकर उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ग्रैंडपा की कब्र के नीचे इस कॉफिन को खड़ा क्यों किया गया। इसके बाद वो सभी लोग उस कॉफिन को पास वाले एक टेम्पल में लेकर जाते हैं। वहाँ के हालात समझकर ये लोग ये तो समझ गए थे कि जरूर इस कॉफिन के अंदर कोई ईवल या आत्मा है और इसके लिए हारिम एक रिचुअल करती है। वो चावलों से उस कॉफिन के चारों तरफ एक बाउंड्री बना देती है, जिसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हारिम और किम अब ग्रैंडपा के डॉटर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों ग्रैंडपा की कब्र के नीचे उस कॉफिन को क्यों खड़ा गया। तो इस पर वो बताती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो कोरियन थे भी नहीं, वो तो जापानीज थे। और उसके ये बोलते ही मिस्ट्री अब और भी बढ़ गई थी। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जापानीज लोगों ने उन्हें यहाँ पे कोरिया में क्यों दफनाया। इसके बाद जब हारिम का साथी सो रहा था तो उसे सपने में एक अजीब सी ईगल दिखाई देती है और वह भाग के उस कॉफिन के पास जाता है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि एक 7 फुट लंबा अजीब सा शख्स किसी आदमी को खा रहा है। देखकर वो डर गया था और हारिम को आवाजें लगाता है। अपने साथी की चीख सुनकर हारिम फौरन वहाँ पर जाती है और वो दोनों देखते हैं कि वो कैफिन तो खुला हुआ है।
इसका मतलब ये था कि जो हारिम के साथी ने 7 फुट लंबा अजीब सा शख्स देखा था वो अब आजाद हो चुका था, जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। इसके बाद वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो उन्हें एक हेलमेट मिलता है जो कि किसी सामुराई या फिर जनरल का लग रहा था। तभी वहां पर वो जनरल वापस लौट आता है, जिसके बाद वो हारिम पर वार करने लगता है, लेकिन उसका साथी आके उसे बचा लेता है। लेकिन बदले में वो जनरल उसके साथी पर ही वार करने लगता है और उसके पेट में अपने हाथ को स्टैब करके उसे मार डालता है और उसकी बॉडी को फेंक देता है। और इसके बाद ये अजीब सा शख्स हारिम को मारने के लिए जाता किम और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं। इस शख्स को देखकर वो लोग काफी डर गए थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ये अजीब सी चीज नहीं देखी थी। डर के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन तभी उन्हें मुर्गे की गूंज सुनाई देती है। इससे पता लगता है कि सुबह होने वाली है और वो जो अजीब सा जनरल था वो भी वो गूंज सुनकर एक आग का गोला बन जाता है और वहां से उड़ जाता है। इसका मतलब ये साफ साफ था, ये जो कोई भी है ये दिन में दिखाई नहीं देता, सिर्फ रात को दिखता है। अब हम जान पाते हैं कि हारिम के जिस साथी को उस जनरल ने स्टैब किया था वो मरा नहीं था, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। इसके बाद किम ग्रैंडपा की कब्र के पास जाते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था और इस सब कुछ को खत्म करना अब उनकी जिम्मेदारी बन चुकी थी, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला था। पता चलता है कि हारिम के साथी को होश आ चुका है, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी जल रही थी। इससे पता लगता है कि अब वो पोजेस्ड हो चुका है और जो जनरल है उसने उसे अपना गुलाम बना लिया है। हारिम के साथी से बातचीत के बाद पता लगता है कि वो जनरल का भूत वहां पर किसी चीज की हिफाजत कर रहा है, लेकिन वो चीज क्या है इस बारे में हारिम का साथी कुछ भी नहीं बताता। और इस बात का पता लगाने के लिए किम फिर से ग्रैंडपा की कब्र के पास जाते हैं और उसे खोदना शुरू करते हैं। अगर किम को तो वहां पर खोदने पर वही 7 फुट लंबा जनरल का भूत दिखाई देता है, और जिससे वो समझ जाते हैं कि रात को ये भूत कहीं भी चला जाए, लेकिन दिन में ये उसी चीज की हिफाजत करता है जिसके बारे में हमें पता लगाना है। तो हारिम के साथी के पास जाते हैं, जो बताता है कि फोक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कोरिया का मैप बिल्कुल टाइगर जैसा था और वहीं जापान का मैप फोक्स जैसा। और इसके साथ ही एक राज खुलता है। हमें पता लगता है कि जब कोरिया का और जापान का युद्ध चल रहा था तो जापान ने एक रिचुअल के मुताबिक कोरिया की जमीन के अंदर बड़ी बड़ी मेटल की रोड्स दबाई थी, जिससे कि कोरिया की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी डिस्टर्ब हो सके और कोरिया तबाह हो जाए, क्योंकि जापान इंस्टेंट तबाही की बजाय लॉन्ग टर्म की तबाही पर विश्वास करता था। इस मेटल की रोड को किसी इंसान के अंदर दबाया जाता है, जो कि बहुत बहादुर होता है, और इसके बाद उसे जमीन के अंदर सीधा दफना दिया जाता है ताकि वो मेटल की रोड सीधी रहे। काम के लिए जनरल की बॉडी को इसीलिए चूज किया गया क्योंकि वो बहुत बहादुर थे। उनकी बहादुरी तो हम देख ही चुके हैं, क्योंकि वो मरने के बाद भी उस मेटल की रोड की हिफाजत कर रहे हैं। अब कोई उस रोड को यानी कि जनरल की बॉडी को ना ढूंढ पाए, इसी वजह से वहाँ पर पार्क के ग्रैंडपा की बॉडी को दफना दिया गया था, क्योंकि ग्रैंडपा भी एक जनरल ही थे। और साफ शब्दों में कहें तो जापान और कोरिया की इस लड़ाई में लोगों ने जादू मंत्रों तक का प्रयोग भी किया था ताकि एक दूसरे को हरा सके। सारी बातों का पता लगाते लगाते उन्होंने काफी देर कर दी थी, क्योंकि अब रात हो चुकी थी, यानी कि वो जनरल का भूत अब जागने वाला था। और इतने सालों में वो इस कोफिन से सिर्फ किम की वजह से ही आजाद हो पाया था। किम को ये गिर था, वो इसे रोकना चाहता था, लेकिन अब ये भूत किम को ही पोसेस करना शुरू कर चुका था और पोसेस होकर वो हारिम पर वार करने लगते हैं, लेकिन थोड़ा होश में आते हैं। जैसा कि किम ने पढ़ा था कि इस रोड को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके बाद वो एक लकड़ी लेते हैं जिसके ऊपर वो अपना ब्लड लगाते हैं और इसके बाद उसे जनरल की बॉडी में स्टैब करते हैं, जिससे वो जनरल हमेशा के लिए मर चुका था। के बाद जो आखिरी रोड जो कि कोरिया को तबाह करने के लिए वहां पर लगाई गई थी, वो भी बाहर हो जाती है और खत्म हो जाती है। और इससे अब किम ने 2 काम करे थे, एक तो उस डरावने भूत को मार दिया था, साथ ही अपने कोरिया को भी बचा लिया था। इसके बाद अब ये लोग शांति की जिंदगी जीते हैं। इसके बाद कहानी के लास्ट में हमें किम के बेटे की शादी दिखाई जाती है, इसमें किम काफी खुश था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल स्टोरी गर्ल राखी को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, मूवीज एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।